Hi, dear friends. In today's lecture, we are going to discuss 2-3 terms about the heat, and also we are going to discuss some of the interesting problems regarding the heat. The first term that we are going to discuss is called as specific volume. All of you know what is volume, but specific volume is volume per unit mass. So this is volume per unit mass. Obviously, specific volume, this will be equal to 1 upon density. SI unit of density is kg per meter cube, or CGS unit of density is gram per centimeter cube. Therefore, SI unit of specific volume will be meter cube per kg. जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम रहेगा, जिसका डेंसिटी कम रहेगा उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। और इस सीजीएस यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। हमने एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर में वी हैव सीन दैट if we plot a graph of temperature versus density, तो वो ग्राफ ऐसा आएगा, ये जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है, बट यही ग्राफ अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर निकालेंगे तो y एक्सिस पे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंगे, तो x एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम सबसे कम रहेगा। सो द फाइनल gist of the matter is specific volume is reciprocal of density. कभी कभी किसी बुक्स में स्पेसिफिक वॉल्यूम ये टर्म यूज की जाती है, कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम में वो उसका यूज किया जाता है, इसलिए ये टर्म हमें मालूम होनी चाहिए। दूसरी टर्म हम जो सीखने वाले हैं वो है हीट कैपेसिटी। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीखी है विच इज डिनोटेड बाय सी, लेकिन हम हीट कैपेसिटी सीख रहेंगे। In the relation Q is equal to mc delta T, the term C is called as specific heat capacity, which depends only on the nature of material, and combination of this m into C is called as just heat capacity. So heat capacity is equal to mass into specific heat capacity. इसका यूनिट रहता है कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और मास का यूनिट रहता है ग्राम, तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सीजीएस यूनिट रहेगा कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और एसआई यूनिट रहेगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। फिर भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंपैरिजन करेंगे। कोई भी चीज हमें कंपैरिजन करके अच्छी समझती है, तो यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
और यहां पे सिर्फ हीट कैपेसिटी। पहला पॉइंट ऐसा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल। एक बार गोल्ड बोल दिया तो गोल्ड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूरा डिसाइडेड है। एक बार आयरन बोल दिया तो आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूरा डिसाइडेड है, चाहे वो मास बदले या टेम्परेचर राइज बदले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही रहने वाली है। लेकिन हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास as well as nature of material। नेचर पे तो डिपेंड रहेगा लेकिन उसके मास पे भी डिपेंड रहेगा। ज्यादा मास जिसका है उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और इसका यूनिट सिर्फ कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। प्रॉब्लम, फिजिक्स के प्रॉब्लम पढ़ते समय सिर्फ हम घाई करेंगे, एक दो शब्द पढ़ के धाड़ 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 फॉर्मूला लेके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, माइक्रोस्कोप लेके पढ़ना पड़ता है। कहाँ वो शब्दों में तुमको घुमाएंगे, कहाँ वो तुमको फंसाएंगे, ये बोल नहीं सकते हैं। इसलिए ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ लो। तीसरी तीसरा रिलेशन हम समझने वाले हैं। शुरू में मैंने उसको रेफर किया था कि टेम्परेचर जो गिना जाता है, so what we are going to discuss is relationship between Fahrenheit and degree Celsius। आज भी हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर गिनते हैं तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो भी मार्केट में थर्मामीटर अवेलेबल है वो आपको बताते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर आ गया 102 बुखार हम बोलते हैं तो 102 फ़ारेनहाइट वो बुखार गिना जाता है। और ऐसा यूनिट टेम्परेचर का सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन है एक्चुअली, बट एमकेएस यूनिट उसका डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे दो दो अलग क्यों? तो उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जहां पे मेल्टिंग ऑफ आइस होता है तो फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये 32 फ़ारेनहाइट लिया जाता है। क्योंकि शुरू में फिजिक्स की डेवलपमेंट, फिजिक्स की स्टडी बहुत ठंडे कंट्री में, इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में हो गई। वहां पे मेल्टिंग ऑफ आइस, जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, वो शायद गर्म होगा बहुत, और डिग्री सेल्सियस में इसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और फ़ारेनहाइट में उस टाइम जो साइंटिस्ट लोग थे उनको वो 232 फ़ारेनहाइट लेना पड़ा। रैंडमली लिया, उसको कोई वजह नहीं, कोई उस जमाने में उन लोगों ने सोचा नहीं। मतलब इसके दरमियान इसके 180 डिविजन्स हो गए और इसके दरमियान इसके 100 डिवीजन होगी। Ultimately, the expansion of mercury is directly proportional to rise in temperature, और इस प्रिंसिपल का यूज करके उन्होंने
ये रिलेशन बना के दिया कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अगर C से डिनोट करेंगे एंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट अगर F से डिनोट करोगे तो उसमें रिलेशन आता है F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C-0 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 9। सो फाइनली F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। मुझे फॉर्मूले रटने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है, बट अगर आपको लगता है तो यू कैन सिंपली, मेरे को ये बेसिकली ध्यान में रहता है, लेकिन आपको फॉर्मूले, आप बच्चे हो तो आपको फॉर्मूले ध्यान में रखना ज़्यादा आसान होता होगा। तो यू कैन रिमेंबर दैट C इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 इंटू F-32 और F इज इक्वल टू 9 अपॉन 5C प्लस 32। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन है, आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन। आई होप दिस क्लियर्स द रिलेशन और इसके ऊपर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब इस चैप्टर में हम सिंपल प्रॉब्लम्स, चलो इस पे एक सिंपल प्रॉब्लम ले लेते हैं और वो भी मेरे को ही सॉल्व करके देखना है। लेकिन मेरा जैसे हरदम मैं बोलता हूँ, मैंने प्रॉब्लम देने के बाद वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं जमा तो फिर वो प्ले करके कहाँ पे अपना गलत हो गया ये देखो। टेक डाउन वन प्रॉब्लम। $81 degrees Fahrenheit is how many degrees Celsius approximately? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आपसे MCQ में करना एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट क्यों ना हो कैलकुलेशन करना जरूरी है। तो F इज इक्वल टू 81 फ़ारेनहाइट, C इज इक्वल टू वॉट। तो अपना फॉर्मूला वही रह गया, मैं भूल गया, मैं बेसिक से जाऊंगा F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। सो 81 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। यह हो जाएगा 9। 49 upon 9 is equal to C upon 5. This will be 9 5s are 45, बचे हुए 3, 9 3s are 5.333 recurring is equal to C upon 5, and therefore C will be equal to approximately 26.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं किए हैं, फिजिक्स में इतने प्रिसाइज कैलकुलेशन करना एक्सपेक्टेड नहीं, वो चौथी पांचवी के प्रॉब्लम में आपसे एक्सपेक्टेड था, बट लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्यों ना हो आपको ये करने को आना चाहिए। एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो कौन से ऑप्शन के नज़दीक क्लोज आपका आंसर है उसको आपको टिक करना है। और एक प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे, इसको भी मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम लिख लो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम ऐसा है, एट व्हाट टेम्परेचर will the reading in degree Celsius and Fahrenheit will be same? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां पे फ़ारेनहाइट की रीडिंग
और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग सेम आएगी। दोनों की रीडिंग सेम आएगी, इसका मतलब ऐसा है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम, दोनों की रीडिंग सेम आएगी, इसका मतलब है कि C इज इक्वल टू F। तो अपना फॉर्मूला वो है F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। F की जगह पे C रख देंगे या C की जगह पे F रख देंगे, तो C माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5C माइनस 160 इज इक्वल टू 9C। ये 160 को इधर लेके जाएंगे, ये 9C को इधर लेके आएंगे, तो 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 160। Therefore, we shall get minus 4C is equal to 160, and therefore C is equal to minus 40 is equal to F। इसका मतलब ऐसा है कि माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। As per the convention, scientific process, now we should not use Fahrenheit, we should use only degree Celsius, but फिर भी जब पेशेंट का टेम्परेचर कितना है वो गिनते हैं, तो आज भी हमें फ़ारेनहाइट स्केल लेने की आदत है। आदत की वजह से हम फ़ारेनहाइट स्केल लेते हैं। I hope you have understood this. If not, you can always discuss with me. अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं अभी लेता हूं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है, इसको अपने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके 4 ऑप्शंस में आपको देने वाला नहीं, इसके आंसर्स मेरे को मालूम है, लेकिन इसका जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो राइट डाउन द प्रॉब्लम। इफ 1 kg ऑफ आइस at 0 degrees Celsius is mixed with 1 kg of steam at 100 degrees Celsius, what will be the temperature of mixture and what will be the composition of the mixture? 1 kg का आइस है विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस और 1 kg का स्टीम है विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को मिक्स किया और थोड़ा देर रखा आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द एटमॉस्फेयर, तो थोड़ी देर के बाद वो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है। हम अगर गौर से नहीं सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 0/2 करेंगे, 50 ऐसा आंसर दे देंगे, बट ये सही नहीं है, इसको जरा बारीकी से सोचना पड़ेगा। इसमें विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम निकल रहा हूं मैं, ये डायग्राम की जरूरत नहीं, ये 1 kg का आइस सिंबॉलिकली मैं ऐसा दिखाता हूं, ये 0 डिग्री सेल्सियस को है, इसको ये स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस में मिक्स किया तो ये मेल्ट हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा। उनकी लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग एंड लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इनका भी अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला लॉजिक अपना ऐसा रहेगा, to melt 1 kg of ice, heat required is 80 kilocalorie। क्योंकि रीजन लैटेंट हीट ऑफ आइस
is 80 kilocalorie per kg. इसको मेल्ट करने के लिए 80 किलो कैलोरीज की हीट लगेगी, फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस टू हीट 1 kg of water at 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Q is equal to mc delta T. m है 1 kg, स्पेसिफिक हीट है 1 किलो कैलोरी पर kg इंटू राइज इन टेम्परेचर इज 100. सो अपन यहां पे इसको लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू 80 किलो कैलोरी. देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, kg kg कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 100 किलो कैलोरी. Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 180 किलो कैलोरी. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे फॉर्मूला लो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो, सर ये क्या कर रहे हैं, कौन से रास्ते से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहा है. लेकिन ये प्रॉब्लम जरा थोड़ा सा ट्विस्टेड है, खतरनाक है और इंटरेस्टिंग है. इसलिए पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसको मेल्ट करके फिर 100 डिग्री सेल्सियस को लेके जाने के लिए टोटल हीट कितना लगेगा, तो 180 किलो कैलोरीज. हीट फॉर condensing 1 kg of steam is equal to 540 किलो कैलोरी, क्योंकि लेटेंट हीट L is equal to 540 किलो कैलोरी पर केजी. मतलब इसको 100 डिग्री सेल्सियस के लाने के लिए 180 किलो कैलोरीज लगेंगे और अपने पास 540 किलो कैलोरी इसमें अवेलेबल है. इसका मतलब है कि इसमें से 180 किलो कैलोरीज लेने के बाद भी स्टीम रहेगी और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर रहेगा. देयरफॉर यहां लिख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं समझा के दे सकता हूं. यहां पे 180 किलो कैलोरी इसमें से एब्सॉर्ब करने के बाद ये पूरा मेल्ट हो गया और फिर गर्म भी हो गया. देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस ओनली. ये मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि कुछ स्टीम अभी कंडेंस हुई ही नहीं और जो भी आइस मेल्ट होके गर्म हो गया उसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है. एंड देयरफॉर मिक्सचर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है, एवरेज निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके यहाँ चलेगा नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है. यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन नहीं रहते हैं, सिचुएशन भी समझ के लेना पड़ता है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर. तो ये 540 में से 180 किलो कैलोरीज, सो 1 kg of steam gives 540 kilocalories. So by absorbing 180 kilocalories, 5 by 540 by 180 means this is, sorry, 1/3. 180 by 540, this is equal to 1/3 steam will condense.
कंडेंस माने जो स्टीम गैसियस फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। देयरफॉर टोटल लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, ये मेल्ट होके गर्म होके जो हो गया वो 1 kg प्लस इसमें का स्टीम 1/3 kg जो कंडेंस हो गया प्लस 1/3 kg विल बी इक्वल टू 4/3 kg लिक्विड। और जो बचा हुआ था, सो रिमेनिंग steam will be 1 minus 1/3. This is equal to 2/3. This is equal to 2/3 kg steam. So what is the composition of mixture? वो 2 kg में से 4/3 kg लिक्विड स्टेट में माने बॉइलिंग वाटर माने 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के फॉर्म में रहेगा, और 2/3 kg जो है वो वैसे के वैसा स्टीम के फॉर्म में रहेगा। ये इसका आंसर है। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं ये कोई MCQ लेने वाला नहीं हूँ। ये जो आखिरी प्रॉब्लम मैंने लिया था वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अपने नॉर्मल थिंकिंग से जरा सा अलग है, इसलिए मैंने लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ नॉट, then you can rewind, you can see it many times and then try to understand. Still if you don't understand, then you can ask me whenever we meet personally, or you can always अपने ग्रुप पे आपका व्हाट्सएप डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आज हम यही रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम अभी तक के जो मैंने आपको वर्कशीट दिए हैं उनका डिस्कशन करूंगा। आप खुद का इवैल्यूएशन कर लो बराबर है क्या नहीं। आज भी मैं एक वर्कशीट आपको भेजने वाला हूं, वो लेके आप सेल्फ स्टडी करो, अपने खुद के आंसर्स बनाओ और फिर मेरे आंसर के साथ उसको मिला के देखो और फिर अपने खुद को इवैल्यूएट करो, करेक्ट करो। आपका बराबर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक आधे बार मेरे तरफ से, मैं भी आदमी हूँ, एक आधा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकता है, बट फिजिक्स के लॉजिक में मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सब वर्कशीट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।